स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कि NCERT क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके UPSC CSE प्रिपरेशन के लिए। ये सभी को पता है कि NCERT बेसिक बुक्स में काउंट किया जाता है और कोई भी सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों NCERT ही पढ़ना पड़ता है, कोई और किताब नहीं, जैसे कि ICSE की किताब या स्टेट बोर्ड की किताब, वो क्यों नहीं इतना इम्पोर्टेंट रखता है बट NCERT रखता है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से NCERT को इफेक्टिवली पढ़ना चाहिए ताकि कम समय पे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए NCERTs का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट द बिगेस्ट रिपब्लिक डे सेल बाय स्टडी IQ। तो P2I बैच के बारे में तो आप सभी को पता ही है। क्या है P2I बैच? इट्स द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ स्टडी IQ। नाउ अगर आप सोच रहे हो 2025 का अटेम्प्ट के लिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आपको P2I बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आपके जो भी आपका कन्वीनियंस रहेगा तो आप जाइए उस बैच में, क्लिक करिए, उसके फीचर्स देखिए, कोर्स कौन पढ़ा रहा है उसके बारे में जानिए, बेस्ट फैकल्टीज आर गोइंग टू टीच इट। उसके साथ साथ मेंटरशिप के बारे में, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग, क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा ना। सोचिए आपका जो प्रिपरेशन है वो किस हर्डल्स के लिए है। सबसे पहला तो प्रीलिम्स है, उसके बाद आता है मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। अब जब आपको बेस्ट फैकल्टीज प्रिपेयर कर रही हैं और आपको एब्सोल्युटली प्रीलिम्स के लिए रेडी कर रही हैं, तो प्रीलिम्स तो काफ़ी आसान तरीके से क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट हर्डल क्या है? मेंस। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद स्टडी IQ आपको बुलाता है स्टडी IQ के ऑफिस में, जहां पे रहना खाना सब कुछ स्टडी IQ अफोर्ड करता है। और आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई करना है। और पढ़ाएगा कौन? फिर से वही सेम फैकल्टीज, बेस्ट फैकल्टीज आर गोइंग टू टीच आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, किस तरीके से आपको जल्दी जल्दी आंसर खत्म करना है, ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स उस मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में बताया जाएगा, ताकि मेंस का सक्सेस भी गारंटीड है। उसके बाद क्या आता है? लास्ट हर्डल, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए भी डैफ एनालिसिस से लेके मॉक इंटरव्यू तक स्टडी IQ के P2I कोर्स में ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरे जर्नी में साथ रहता है ये कोर्स। तो जाके जब आप फीचर्स देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि कितना सपोर्ट और बेनिफिट देगा आपको ये कोर्स। उसके बाद जब आप ये बाय नाउ पे जाओगे, ऑब्वियसली बाय नाउ पे जाओगे, आपको क्या करना है? यूज करना है कोड DW लाइव। क्या है कोड? DW लाइव। इस कोड से क्या होता है? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब जो कोर्स आपका 70,000 रुपीज का है वो आपको 22,000 रुपए में मिल रहा है। और ये सेल सिर्फ और सिर्फ 27 जनवरी तक है। बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी। तो जल्दी से जाइए, कोर्स के फीचर्स देखिए एंड बाय नाउ। क्या कोड यूज करना है? मैं रिपीट कर रही हूं, DW लाइव। ये कोड यूज करोगे तो इमीडिएटली यू विल गेट द बिगेस्ट डिस्काउंट। एंड इस डिस्काउंट और सेल का फायदा तो उठाना चाहिए, राइट? तो डिसीजन लो, स्टडी IQ वेबसाइट पे जाओ और जल्दी से बाय नाउ करो। चलिए अब आते हैं कि NCERT किस तरीके से पढ़ना चाहिए इफेक्टिवली। तो सबसे पहला आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स देखना है। अब दो तरीके हैं, आपके पास इधर फिजिकल किताब होगी, राइट? आपने खरीदी है या आपने सीनियर से लिया है, व्हाटएवर, आपके पास एक फिजिकल किताब हो सकती है, या आप ncert.nic.in में जाइए, वहां पे टेक्स्ट बुक्स है, वहां पे आपको सारे की सारी किताबें ऑनलाइन मिल जाएंगी, ठीक है?
अब ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये होता है कि मार्किंग और जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, करना मुश्किल होता है, इसी वजह से हार्ड कॉपी इज ऑलवेज बेटर। एनीवे, अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तभी भी वो अवेलेबल है। उसके बाद आपको जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जहां पे आपको प्रॉपर चैप्टर्स का पूरा एकदम डिटेल मिल जाएगा। वो चैप्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको क्या करना है कि आपको यूपीएससी का सिलेबस सामने रखना है और वो चैप्टर्स को, और चैप्टर्स और सिलेबस के बीच में कॉमन ग्राउंड ढूंढना है कि हाँ ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। एग्जाम्पल लेते हैं ज्योग्राफी की किताब, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास 11th की किताब, उसको आप अगर देखोगे तो यू विल सी कि एक एक चैप्टर प्रॉपर मेंशन्ड है टॉपिक वाइज इन योर सिलेबस। या हम पॉलिटिकल साइंस की किताब लें, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12th की है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा सिलेबस में। अब वो जब चीज आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर मेंशन नहीं है, तो वो चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं है। तब तो जो चैप्टर्स मेंशन्ड है टेबल ऑफ कंटेंट्स में, आपने ये मार्क कर दिया कि ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। इससे क्या हो रहा है, आपने सिंप्लीफाई कर लिया कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो पूरी की पूरी किताब इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो तो आप जज करोगे जब ये सिमिलैरिटी ढूंढने पाओगे। करेक्ट। अब एक बार आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो, पढ़ने से पहले एक बार पीछे में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको चेक करना है। अब जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में वो 3 लेवल के होते हैं। सबसे इजीएस्ट लेवल होता है मेमोरी। तो मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे एमएलटी कहा जाता है, वो बेसिकली फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होता है। वो आपको रटोफिकेशन के लिए होगा, वो आपका बेसिकली प्रीलिम्स वाला एंगल हो सकता है। अब यहां पे एमएलटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फैक्ट बेस्ड है तो वो फैक्ट्स फिर से रिपीट होंगे आपका जब आप कोई यू आर रीडिंग सम अदर बुक, जैसे कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो फॉर पॉलिटी या आप जीसी लियोंग पढ़ रहे हो ज्योग्राफी के लिए, तब उस समय पे ये एमएलटी वाली चीजें फिर से रिपीट होगी। तो एनसीईआरटी पढ़ते समय उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेवल क्या आता है आपका, मेमोरी के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के थे बट पहली बार पढ़ रहे हो ह्यूमैनिटीज, या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के थे पहली बार पढ़ रहे हो आप साइंस। तो इन सब चीजों के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज है इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं आएगा, आपका बेसिक जो क्लैरिटी है, तो एनसीईआरटी का कोई फायदा नहीं है। तो एनसीईआरटी के लिए यू हैव टू फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्ट्स पे आपको ध्यान देना है कि भाई अगेन आई एम गोइंग टू पिक अप ज्योग्राफी का अगर एग्जांपल लूं यहाँ पे, फिजिकल ज्योग्राफी का, तो गॉर्जेस का क्या है, इंडिया में कितने बायोस्फीयर्स हैं, बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्या है। तो ये सब चीजें जो है आपको प्रॉपरली समझना है, क्योंकि चीज रिपीट आपको फिर से करनी पड़ेगी। आप एक हायर जब आप किताब पढ़ोगे वो जरूरत पड़ेगी, बट अगर अभी आपने समझ लिया बेसिक, तब उस समय पे इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है। तीसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के बाद आप खुद सोच के उस चीज को अप्लाई कर रहे हो। राइट, आप खुद सोच के आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हो। एनसीईआरटी में आप देखना, जब आप किताब खोलोगे तो 2 कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में बातचीत होती रहती है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डू यू थिंक, वो क्या है, वो बेसिकली आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है कि जो आपने मैंने अंडरस्टैंड किया है उसको अभी रिफ्लेक्टिव लेवल पे लेके आओ, वहां पे आप सोचो। व्हाट हैपेंस देन इज, यहां पे अगर आपने फोकस किया तो उसके बाद you can apply those concepts in current affairs, you can apply those concepts when you're reading other books, right? तो 3 लेवल का होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी। नेक्स्ट थिंग जो एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है समझना, वो एक बेसिक किताब है, मतलब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। इसी वजह से नोट्स नहीं बनाना होता है। डोंट मेक नोट्स। अब स्टूडेंट्स का ये रहता है कि नोट्स बनाते हैं एनसीईआरटी के लिए।
यार अगर आपके पास किताब है और आपको लगता है कि ऐसा कोई चीज़ है जो आपको मार्क करना है, तो आप एनसीईआरटी में मार्क करिए, अलग से नोट्स मत बनाइए। क्यों? क्योंकि वो आपका फाउंडेशन है। आपको उसके बाद और किताबें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो जाए या कोई और किताब जो बेसिकली आपका फाउंडेशन के ऊपर जो लेवल्स है उसके लिए है। एग्जाम एक्चुअली आता है उस लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे नहीं आता है। तो आप एनसीईआरटी को बेसिकली यू आर यूजिंग ताकि आपका फाउंडेशन सॉलिड रहे, और फाउंडेशन अगर सॉलिड रहेगा तो आपका कोई भी और आप चीज पढ़ोगे वो आपको इजी रहेगा। सोचिए कि आप कोई भी ऐसा किताब नहीं पढ़ रहे, आप सिंपल गूगल से पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, ये क्या सेंटेंस का मीनिंग है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी में वापस जाना है। दैट इज व्हाई यू नीड एनसीईआरटी। अब मैंने क्या कहा, नोट्स नहीं बनाना है, बट यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? टेबल्स, ग्राफ्स और मैप्स। फिजिकल ज्योग्राफी की किताब पे बहुत सारे मैप्स हैं, वो मैप्स आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उस पेज को इधर आप मार्क कर लो या फोल्ड कर लो, जो भी है, उन मैप्स को आपको रिवाइज करना पड़ता है। टेबल्स इज अ मस्ट, ग्राफ्स आर अ मस्ट। तो वो जो 3 चीजें हैं, आप उसको इधर आप नोट्स बना लो या उस पेज को आपको एक्सप्लेन कर लो, छोटे छोटे साइड में नोट्स बना लो, तो उसको आप बाद में जब भी आप रिवाइज करोगे, ओपन दोस पेजेस एंड दैट्स इट। आपको पूरी की पूरी किताब नहीं रिवाइज करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में वो 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज उस टेबल या ग्राफ से जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक A4 साइज शीट में लिख लेते हैं और बाद में वो अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो एनसीईआरटी को वहीं उसी पेज में लिख लेते हैं एंड वो दे गो बैक टू दैट पर्टिकुलर पेज टू रिवाइज। ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी की नोट्स मत बनाना, कोई, यू विल नॉट गो बैक टू इट, क्योंकि वंस यू हैव रिटन प्रॉपर नोट्स फॉर योर कोर सब्जेक्ट्स, वही होगा। सो एनसीईआरटी का नोट बनाना इज टाइम टेकिंग, नहीं करना है। अब चौथा क्वेश्चन कि एनसीईआरटी ही क्यों, कोई और किताब नहीं। एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत इजी है कंपेयर्ड टू आईसीएसई के किताब, पॉलिटिकल साइंस की किताब के घाई की पढ़ाई जाती है। लैंग्वेज बहुत टफ है, इसी वजह से एनसीईआरटी प्रेफर किया जाता है। और एनसीईआरटी का जो प्रॉपर तरीका है एकदम, दिस जिसकी मैंने बताया, वो 3 लेवल पे आता है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी स्ट्रांग है इसमें, इसी वजह से एनसीईआरटी को पिक किया जाता है। एनसीईआरटी को बेसिक्स बोला जाता है। अब कौन सी किताबें आपको पढ़नी है? अब ये एक मिथ है कि बोला जाता है क्लास 6 to 10th पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा 11th to 12th। इस मिथ को थोड़ा सा तोड़ते हैं। अभी क्या है कि अगर आपको, मतलब फॉर बेसिक की अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 11th-12th की एनसीईआरटीज। कौन से एनसीईआरटीज? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी क्यों? क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी का सेक्शन में आता है GS 1 में। साइकोलॉजी क्योंकि GS 4 में हेल्प करता है। तो ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको करने हैं एनसीईआरटीज। अब इन सभी एनसीईआरटीज का 11th and 12th वाली किताब सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लास 6 में जो पढ़ाया जाता है वो थोड़े और डिटेल में क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, वो थोड़े और डिटेल में क्लास 10th और उसके बाद 12th में। तो वही सेम चीज को डिफरेंट लेवल पे और बढ़ा के बताया जाता है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर टॉकिंग अबाउट रिपीटेशन ऑफ द सेम कंसेप्ट। तो अगर आपके लिए इजी है तो आप 11th-12th कर लो, दैट्स इट। बट अगर 11th-12th नहीं समझ में आ रहा है, उसी वक्त आपको जाना पड़ेगा 6th और 10th में। 6th to 10th उसी समय आपको जाना है, उस 6th to 10th के एनसीईआरटीज उसी समय करने हैं जब आपको 11th और 12th की एनसीईआरटीज नहीं समझ में आ रही है, वो आपको टफ लग रहा है, या आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ABCD भी नहीं आता है, तो मेरे को ABCD सीखना है, तो आप 6th में जाओगे। बट अगर आपको ABCD आता है थोड़ा बहुत और आप वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हो, तो सेंटेंस फॉर्मेशन 11th-12th से सीख ही सकते हो। सो डिपेंड्स ऑन हाउ कंफर्टेबल यू आर, कितना आपका लर्निंग है, उसके अकॉर्डिंगली आप लेवल चूज करोगे व्हेन इट कम्स टू द बुक्स। 11th-12th एनसीईआरटीज आर अ मस्ट। 6th to 10th क्या है?
डिपेंड्स ऑन योर लेवल। तो आपको अगर लगता है तो आप वापस जा सकते हो 6 to 10th, अगर कोई कोर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 6 to 12th पूरा का पूरा एनसीईआरटी नहीं करना है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कितना टाइम देना होता है एनसीईआरटीज को? हाउ डू यू डिफाइन दैट? कितना टाइम देना चाहिए? अब कोई कहता है 1 महीना, कोई कहता है 2 महीना। अगर देखा जाए अबाउट 45 to 2 months, 45 days to 60 days काफ़ी है एनसीईआरटीज के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप नहीं तब तक ख़त्म कर पाओगे तो आप आगे की किताबें कंप्लीट करना मुश्किल रहेगा। सो अबाउट 45 to 60 days के अंदर पे इफेक्टिवली आप एनसीईआरटीज को कंप्लीट कर सकते हो। एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करना है यहाँ पे। What you have to do is, if you're finishing history, properly history को ख़त्म करो, उसके बाद पॉलिटी, टाइम टेबल बना लो, that is how you can finish it effectively. ये नहीं कि आज हिस्ट्री का एक किताब क्लास 11th पूरा ख़त्म करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, उसका क्लास 12th। यू आर नॉट इन स्कूल, यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कैसे करना है? एक एक सब्जेक्ट करके, राइट। फिनिश 11th 12th का हिस्ट्री, देन 11th 12th का पॉलिटी, एंड देन मूव ऑन। दैट इज द बेस्ट वे टू फिनिश एनसीईआरटीज। एंड वही जैसे कि मैंने कहा कि आपको प्रॉपर तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स पे ध्यान ज़्यादा देना है। नोट्स अगर नहीं बनाना है तो you should not actually do that. Make notes. You can actually make notes when you're reading from the relevant books, जिसे कहा रेफरेंस बुक्स की बात हो रही है। तो NCERTs are a must. उसको इग्नोर मत करो आप प्लीज़। Start from NCERTs, give about 45 to 60 days as per your schedule, and उसको आप प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट्स के लिए यूज़ करो। Do not try to mug it up right there. रेफरेंस किताबें हर सब्जेक्ट के लिए बाद में आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।